हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से शिफ्ट एनालिसिस में। देखिए ये शिफ्ट एनालिसिस ऐसी है जिसमें कई डेट के क्वेश्चंस मिक्स हैं, क्योंकि पीसीबी के जो क्वेश्चन से प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे पीसीएम वाले बच्चे हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में वो हमें भेज रहे हैं, बट वो ट्रायल बेसिस पे दे रहे हैं, तो उनको भी क्या पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, पूरा सिंसियर तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को बोलते हैं ना कि मेमोरी में सेट नहीं किया है। तो जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं हम उसे ले रहे हैं, तो इसीलिए ये बोल सकते हो कि यार 2-3 दिन का मिला के है, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन तक हमने ट्राई किया कलेक्ट करने के लिए, और इस क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा मिलेगा कि यार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे पीसीएम वाले हैं उनको एक प्रैक्टिस में बूस्टअप मिलेगा कि यार एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही बेहतरीन शिफ्ट एनालिसिस को। क्वेश्चन तो कुछ अगर शिफ्ट को मैं छोड़ दूं, जैसे कि मैंने सुना था कि 11 की जो शिफ्ट है उसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, कुछ इसमें क्वेश्चन मैंने देखे 11th के क्वेश्चंस इंक्लूड थे, जो बच्चों ने लिखा हुआ है कि सर ये क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं मैं ट्राई कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूं। ये कल तक के क्वेश्चन हैं, जो आज क्वेश्चन दिया है जिन बच्चों ने वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो वो मैं कल या परसों वाले वीडियो में इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शिफ्ट एनालिसिस, जो कि पूरी तरह से पीसीबी जो ग्रुप है उन बच्चों ने दिया हुआ है, या तो वो प्रॉपर पीसीबी दे रहे हैं या फिर वो पीसीएम वाले ही बच्चे हैं हमारे, और जो पीसीबी अपने बोलते हैं ना ट्रायल बेसिस पे दे रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो हमें दे रहे हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन था कि बीए टाइप अगर आपके पास कंपाउंड है तो सॉल्युबिलिटी 1.32 इंटू 10⁻³ है, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। देखो मेरे शिफ्ट एनालिसिस की एक खास बात मैं बता दूं बच्चा, मैं क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कराने के लिए आता हूँ। मैं सिर्फ ऐसे पढ़ लूँ भाई ये क्वेश्चन है, चलो देख लेना, आप समझ जाना क्या है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। मेरा इंटेंशन ये है कि यार जब बच्चा क्वेश्चन देखे तो उसको ये पता चलना चाहिए कि यार इसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे लिख दिया है बी ए, तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि बी ए लिखा है, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि भाई इसके अंदर एक्स और वाई की अगर हम बात करेंगे तो x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 1 होगा। और KSP का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, x का पावर x, y का पावर y और s का पावर x प्लस y होगा। तो उस हिसाब से 1 का पावर 1, 1 का पावर 1 और s का पावर 1 प्लस 1, मतलब कि KSP का जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो आ रहा है s का स्क्वायर। अभी क्या पूछा है देख लो, इसमें क्या पूछा है आप देख लो जरा। जैसे यहाँ पर बोला है कि सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब कि 1.32 इंटू 10⁻³ इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना था, 169, तो नियर अबाउट 170 के आसपास आएगा। तो 132 को स्क्वायर करना है, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर भी देख लो 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 एकम 3, यहाँ पर भी देख लो 2 3 1, कुछ इस तरह से आ रहा है। 4 6 6 12 9 10 4 14 को 4 करेगा 1, यहाँ पे 7 1, परफेक्ट 174 आ गया। तो 174 ट्रू 4 4 प्लस पे डेसिमल आएगा 1 2 3 4, 1.74, मतलब आंसर आ गया हमारा कुछ इस तरह से। ऑप्शन बच्चे ने नहीं भेजा, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन उसमें रहा होगा अगर ये सेम क्वेश्चन होगा तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है CH3 CH2Br में Mg मिलाओ, A बनेगा, H2O डालो, B बनेगा, ब्रोमीन डाल दो उसमें स्मॉल क्वांटिटी में यूवी लाइट के साथ में। तो अब ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है और काफी इजी है। अगर आप अल्काइल हैलाइड में Mg मिलाते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, तो A बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 CH2 MgBr, ये A बन गया है ग्रिग्नार्ड। उसमें पानी बोला है मिलाने के लिए, तो ये बात भी क्लियर है कि इसमें से MgBrOH बाहर जाएगा, और जो बी आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा अल्केन, ये बी बनेगा इथेन। और जब इसके अंदर आप Br2 मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आंसर में इथाइल ब्रोमाइड मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें HBr बाहर जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा नंबर सी, वो ये होने वाला है। तो आप देख लो आंसर कहाँ पे, ब्रोमो इथेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप एंड तक की बात करेंगे प्रोडक्ट सी क्या बनेगा, तो ब्रोमो इथेन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक्रिलिक ग्लास पॉलीमर चैप्टर से है। एक्रिलिक ग्लास जो फर्स्ट वाला था टेबल में, LCD स्क्रीन के लिए यूज करते हैं। परफेक्ट आंसर है नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि अगर आप देखेंगे साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फेकोनी, अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हो तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका इंक्रीज होगा, राइट। इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है,
तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर जाएंगे तो यहाँ पर Fe का आंसर जो है कि आपको राइट मिलेगा, बिकॉज उसके आगे कोई एलिमेंट दिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 135। 135 मैंने बोला था 3 आएंगे तो पी से नाम लिखना है। अब यहाँ पर पैरागोनल भी दिया हुआ है, फ्लोरोग्लिसरॉल भी दिया है, तो 135 बड़ा नंबर है। अगर आपको 1 2 3 होता तो छोटा नंबर है, छोटे नंबर के लिए पैरागोनल और बड़े नंबर के लिए बड़ा नाम है, फ्लोरोग्लिसरॉल ऐसा करके नंबर आता है, नाम आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए फ्लोरोग्लूसिनॉल, कुछ इस तरह से आंसर आएगा। स्ट्रक्चर पहचान ही रहे होंगे आप लोग, तो ये इस तरह से आ जाएगा, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन फिनाइल इथीन। देखो फिनाइल इथीन मतलब ये स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड आंसर आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से कि अगर आप KMnO4 लेते हो और इसमें H2SO4 ले लेते हो तो यहाँ से टूटेगा और ये जो है भाई साहब बाहर जाएंगे, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये बन जाएंगे COOH। बेंजोइक एसिड जो है कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, आप एक बार देख लो ऑप्शन में ये होगा। अगर जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे PCB का उनको पता होगा कि हाँ सर ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट है ब्रोमो इथेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो पूछ रहा है कि सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, कौन सी चीज नहीं बनेगी। ब्रोमो इथेन बोला है, CH3CH2Br प्लस 1 ब्रोमो प्रोपेन बोला है, इन दोनों को मिलाएंगे विद सोडियम। तो आपने भी पढ़ा होगा सेल्फ कपलिंग रिएक्शन करके, ठीक है, जिसमें इसका सेल्फ कपलिंग होगा तो इससे बन जाएगा ब्यूटेन C4H10, इससे भी डबल बन जाएगा, C3 का बन जाएगा C6H14 और इन दोनों का मिक्सचर बनेगा 1 2 3 4 5 C5H12। ये चीजें तो कंफर्म बनती हुई नजर आएंगी। इसने बोला कौन सी चीज नहीं बनेगी, ऐसा कुछ पूछ रहा है ना, नॉट फॉर्म। तो प्रोपेन तो नहीं बन रहा है कहीं पर भी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन नहीं बन रहा है। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये शायद से 11th वाले एग्जाम में था। बोल रहे हैं कि Cu का Cu2+ बना है और E0 सेल आपको 0.34 दिया हुआ है, तो E सेल बताओ क्या है। देखो आपको समझना पड़ेगा कि E सेल का फॉर्मूला नट्स इक्वेशन के बेस पे चलेगा, तो E0 सेल -0.0592 डिवाइड बाय n होता है log टू द बेस 10, और इसको आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो पहले यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि Cu टूटेगा Cu2+ के रूप में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जहाँ पर इसकी वैल्यू दी है 0.01। 0.01 का मतलब होता है 10⁻²। तभी आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट ही दिख रहा है मुझे, रिएक्टेंट तो बिल्कुल यहाँ पर सॉलिड है तो कुछ आएगा ही नहीं, तो सिर्फ इतना ही आंसर आएगा, राइट। अपॉन 1 कर सकते हो समझाने के लिए। तो अभी इसका वैल्यू दे दिया है माइनस में, कुछ -0.34 दिया है, फिर -0.0592 दिया है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है वो भी आप देख रहे हो, लॉग इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग में सेट कर लो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻²। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.01 का मतलब है 10⁻², तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 10⁻², मतलब लॉग में 10⁻² आगे आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, 0.0592 डिवाइड बाय 2 इंटू -2 आ गया, इंटू 1, क्योंकि लॉग 10 10 1 होगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, 2 2 कट गया, -1 आएगा, -1 ये प्लस बन गया, मतलब ये -0.34 और ये +0.0592। सबको समझ में आया कैसे हुआ। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे क्योंकि ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो, तो बड़ा नंबर क्या है 0.3400 कर दो चाहिए तो, और छोटा नंबर है 0.0592, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचेगा 9, 0 14, 14 में से गया तो कितना आ गया, 14 में से 9 गया, 9 5 14, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो कुछ ऐसा आंसर जो है कि प्रोबेबिलिटी आंसर होगा माइनस। जो बच्चे आंसर लिखे होंगे तो 0 पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। अगर डेटा सब कुछ सही है तो ऐसा आंसर होना चाहिए 0.2908 वोल्ट माइनस में आंसर आना चाहिए। सबको समझ में आ गया विथ लॉजिक, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी, ये आंसर होना चाहिए था। चलिए, ए टाइप एटम ऑक्युपाइज ओनली कॉर्नर पॉइंट, बी टाइप एटम ऑक्युपाइज सेंटर ऑफ द बॉडी, तो व्हाट फॉर्मूला। अभी ये बॉडी बोला है तो अभी पता नहीं ये बॉडी सेंटर है क्या है, इसमें एक कंटेंट मिसिंग है, और कंटेंट मिसिंग क्या है मैं आपको सारे पॉसिबिलिटी दिखा देता हूँ। अगर ये SCC होता
तब क्या होता, बीसीसी होगा तब क्या होगा, और ये एफसीसी होगा। और क्या बोला है, रुको जरा देखने दो, बोला पॉइंट बी एटम को सेंटर ऑफ द बॉडी बोला, सेंटर ऑफ द बॉडी बोला, इसका मतलब कि बीसीसी रहेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी बोला तो भी समझ में आएगा कि बीसीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बीसीसी में क्या होगा जरा देख लो। बीसीसी में आपको पता है एक है 1/8 इंटू 8 वाला हिसाब किताब, तो 1 हो गया। ये ए कितना हो गया आपका, 1 हो गया, जो कि कॉर्नर पे है। और बी डायरेक्टली आपको एक सेंटर पे दे ही दिया है, तो बी भी एक है, तो आंसर कितना आ गया, ए बी। तो इसका आंसर आएगा ए बी डायरेक्ट। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि 1/1 की बात हो रही है। क्लियर है एकदम, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सब कुछ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है कुछ इस तरह से, ये भी इजी लग रहा है, देख के पता चल रहा है। यहाँ से क्लोरो हटेगा, उसकी जगह पे OH आएगा, मतलब कि क्या बन गया, यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, या बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक में हैलोजन डेरिवेटिव का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ये तो जितना ज़्यादा नाइट्रो बढ़ता था उतना ज़्यादा आपका, अगर आपको याद होगा तो, उतना तेज़ी से ये अटैक करता था, या Cl का बॉन्ड उतना तेज़ी से टूट जाता था। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर फिनॉल आ जाएगा। आपको आंसर में ये टिक मार्क करना था, अगर फॉर्मूले में दिया है तो ये टिक मार्क करो, नाम में लिखा है तो 4 नाइट्रोफिनॉल टिक मार्क करना था, 4 नाइट्रोफिनॉल को टिक मार्क करना था, 4 नाइट्रोफिनॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट स्टेबिलिटी इन अ कॉम्प्लेक्स। तो अगर सबका आयन सेम है, अगर सबका आयन सेम है तो आपको पता है एक चार्ज टू साइज, ये होता था आपका स्टेबिलिटी का फॉर्मूला, कि अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया है स्टेबिलिटी के लिए, कि भाई चार्ज तो सबका सेम है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, ठीक है, चार्ज सबका सेम है, तो साइज जिसका कम होगा, लेस साइज मोर स्टेबिलिटी, ये समझना है। सर वो कहाँ से पता चलेगा, वो साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन से पता चलेगा। तो साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फेकोनी, तो NI सबसे लास्ट में आ रहा है, अगर कंपेयर करेंगे तो उसका साइज सबसे छोटा होगा, और इसी वजह से इसका जो स्टेबिलिटी होगा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब साइज छोटा होता है, तो रेशियो बड़ा आने लगता है, ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन एस। पढ़ाते समय भाई कितनी बार बोल रहा था मैं कि इस बार कुछ नया कर सकते हैं, अभी आने वाले शिफ्ट में भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एरोमेटिक रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, कंफर्म क्वेश्चन है। तो याद रखना कि सल्फर के लिए साइटोसाइन होता है, जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लोरीन शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो क्लोरीन ऐसा होता है, जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तो जनरली ये कुछ ऐसा बनाता है, HOCl बना देता है, यहाँ से HCl बाहर चला गया समझो, और ये बन गया, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, ऐसा कुछ तो होता है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस प्रोसेस में Cl2 का ऑक्सीडेशन 0 होता है, बाद में जो HCl बनता है उसका ऑक्सीडेशन -1 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो 0 से -1 मतलब डिक्रीज बाय 1 कर सकते हैं हम। तो इसका जो आंसर आएगा डिक्रीज बाय 1, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा शायद। ठीक है, डिक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 2, 3, ऐसा कुछ रहेगा। तो राइट आंसर कुछ ये होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है क्लोरीन शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये तो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर कुछ इतना दिया है, इनिशियल अमाउंट इतना दिया है, तो फाइंड हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ निकालने के लिए K निकालना पड़ेगा, और ये जो रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्पेसिफाई किया होगा, अगर आपको ऐसा रहेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं है फिलहाल, रेट ऑफ रिएक्शन बस दिया हुआ, बच्चे ने पूरा डेटा लिखा नहीं है प्रॉपर, बट आप जाके देखेंगे तो शायद ये फर्स्ट ऑर्डर ही 99% होगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये कुछ ऐसा डेटा बन जाएगा। रेट आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन 0.00693 बोला है। पहले K निकालते हैं, A का वैल्यू दिया है 1 मोलार, मतलब 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब K आपका वही आ गया 0.00693। ठीक है, ये K का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हाफ लाइफ निकाल दो, तो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला है 0.693 डिवाइड बाय K। K का वैल्यू वही आ गया, डिवाइड बाय क्या है 0.00, आपको लग रहा है इसके इक्वल बनाना, तो 1 2, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर का 100 रहने दो, और नीचे वाला बन जाएगा 0.693, कट गया तो आंसर आ गया 100। ये ऑप्शन में दिख भी रहा है मुझे, करेक्ट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये सेम क्वेश्चन लिया हुआ है, बस क्लोरोबेंजीन, सॉरी यहाँ पर हम लिखते थे ब्रोमीन वाटर, अगर आपको याद होगा फिनॉल में हम ब्रोमीन वाटर मिलाते थे, ऐसे ब्रोमीन वाटर करते थे और लिखते थे कि भाई 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो यहाँ पर हम लिखते थे कि OH है,
फिर यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये उसी लॉजिक के ऊपर बना हुआ है, तो ये 2,4,6 ट्राइक्लोरो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप HCl मिला रहे हो, N2 कुछ ऐसा बन रहा है, तो बोल रहा है कि बताओ आइडेंटिफाई करो क्या है। देख लो जरा एक बार पहले क्या है, क्वेश्चन बराबर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन बराबर होने चाहिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने लिया है इस तरह से, N2Cl लिया है। अब आपको बोला है कि जो आंसर बन रहा है वो पता नहीं क्या है, मतलब क्या कंटेंट मिला रहे मालूम नहीं, बट यहाँ पर बोला है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई क्लोरोबेंजीन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अच्छा, क्लोरोबेंजीन कब बनता है? दो ही रिएक्शन में बनता है, गैटरमैन में बनेगा या फिर सेंडमैन में बनेगा। तो गैटरमैन के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो बी आंसर करेक्ट आ जाएगा, मतलब कि इसके अंदर हम HCl डालते हैं। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन आप दिमाग चला सकते हैं CuCl के साथ में, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, फाइंड बेसिक अमीनो एसिड, ये आया होगा किसी शिफ्ट में किसी डेट पर, तो HAL हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, हिस्टाडाइन करके जो कंटेंट होता है वो आता था, ये सब बेसिक अमीनो एसिड हैं। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि LYS, L से LYS जो है कि बेसिसिटी दिखा सकता है, बेसिक अमीनो एसिड दिखा सकता है। प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन जो होता था टेक्निक वो कौन सी होती थी? तो सबसे पहला वाला था UV विजिबल वाला जो था बच्चा, वो ग्रीन केमिस्ट्री में जो टेबल दिया है, कई कई बार पूछा गया एग्जाम में, इस बार भी आ रहा है, तो पढ़ के जाइए। व्हाट इज रेडियस ऑफ फोर्थ बोर्स ऑर्बिट? देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस जो था बच्चा वो था आपका 52.9, बाद में n² z, इस तरह से फॉर्मूला था। ठीक है, अगर आपने देखा हुआ तो। अब इस फॉर्मूले में बस आपको पुटअप करना है। बोर्स मतलब हाइड्रोजन, बोर्स के लिए अगर आप बात करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट किसके लिए होता है? ये बोर्स ऑर्बिट का मतलब है कि दैट इज अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन का फोर्थ ऑर्बिट लेना, मतलब z इक्वल टू 1 हो गया पहली बात, और n इक्वल टू मुझे 4 लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा है फोर्थ ऑर्बिट। ये चीज़ यहाँ पर पुटअप कर दो कि भाई n तो मेरा 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करना, और ये 1 का 1 ही रहेगा, तो बस इसको इतना ही सॉल्व करना है। 52.9 इंटू 16 कर दो, ये जो भी आंसर आएगा पिकोमीटर में, दैट इज माई फाइनल आंसर। क्लियर? एक होता था एनर्जी, वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। तो 2.18 माइनस में इंटू 10 का पावर -18 एनर्जी, तो यहाँ पर Z² अपॉन N² ऐसे करते थे। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में सेट करके चलो कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो मिक्स नहीं करनी। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये सॉल्व कर लो, ये आंसर आएगा। अगर मैं सॉल्व करके भी दिखा दूँ कितना आएगा तो जरा देख लेते। 6 9 54 को 4 कैरी गया 5, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17 को 7 कैरी गया 1, 6 5 30 1 31, फिर यहाँ पे 9 2 5। ठीक है, 4 9 7 16, 4 8, एक प्लेस पे डेसिमल है तो 846 करके कुछ आंसर आ रहा है, 846.4 ऐसा कुछ आंसर आया होगा उस टाइम पे। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग ऑप्शन में। क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 11 में था log x अपॉन m व्हाट इज इंटरसेप्ट। देखो ये एड्सॉर्प्शन कोलाइड्स में से एक क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कि x अपॉन m इक्वल टू कुछ इस तरह से था, k इंटू पी का पावर 1 अपॉन n, और इसमें log जब हम लेते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता था। ये थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हाँ सर ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा भी था। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अभी इस बार पूछा है कि इंटरसेप्ट बताओ, तो y इक्वल टू mx प्लस सी में इंटरसेप्ट होगा तो log के आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो log के आ जाएगा। देखो इस तरह से क्लियर है। आपको स्लोप भी आ सकता है इस बार, तो 1 अपॉन n स्लोप आ जाएगा। क्लियर है, ये एड्सॉर्प्शन कोलाइड्स का फ्रॉन्टलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का क्वेश्चन है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CCP, तो CCP मतलब HCP FCC दैट इज 12, डायरेक्ट आप लिख दो भाई FCC का तरीका था 6 + 3 + 3, याद आया कुछ? डायरेक्ट आप मार्क कर दो 12। हेनरी लॉ कांस्टेंट प्रेशर 1 बार ऑफ सॉल्युबिलिटी, कुछ ऐसा, मतलब ये जनरली क्वेश्चन अभी पूरा लिखा नहीं है बट कुछ ऐसे फॉर्मूले पे आपको यहाँ पर वर्क करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बस अप्लाई करना। व्हाट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट बोला है तो KH इक्वल टू S अपॉन P आएगा। सॉल्युबिलिटी जो भी दिया होगा 1 पॉइंट और उसमें 1 बार अप्लाई करना, आपका फॉर्मूला के हिसाब से आंसर मिल जाएगा। फाइंड मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट, कुछ W2K भी दिख रहा है तो आप याद रखना कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेल्टा TB इक्वल टू वो आएगा KBC खेलेगा 1000 रुपये जीतेगा वो लाके मुझे देगा, और W2 का अपोजिट W1, तो फिर ये M2 का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। कभी कभी फॉर्मूला पहचानने के लिए भी आ जाता है और अलग अलग तरीके से घुमा के देंगे, तो भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डेटा नहीं दिया है बच्चे ने बट ये समझ में आ रहा है कि डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, सोल्यूशन चैप्टर का है। सॉल्युबिलिटी AX2 बोल दिया है,
सॉल्बिलिटी AX2 का था, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट गिवन था, मतलब ये फॉर्मूले ओरिएंटेड है। तो इसमें अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि अगर AX2 है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई x इक्वल टू 1 हो, y इक्वल टू 2 हो। तो x का पावर x और y का पावर y और s का पावर x प्लस y करेंगे तो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, s का पावर 1 प्लस 2, मतलब 2 दूनी 4, तो 4 s पावर 3, ऐसा जो है कि आपको देखने के लिए मिल सकता है परफेक्ट पैटर्न में। ठीक है, इसके अंदर फिर आपको अप्लाई करके देखना रहेगा। व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ COF6? देखो ज्योमेट्री ऑफ COF6 बोला है। पहली बात COF6 है तो ये तो कंफर्म है कि ऑक्टाहेड्रल होगा बिकॉज 6 अटैचमेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल अगर ऑप्शन में है तो यार ये तो सही है। बट एक बच्चे ने लिखा है पैरामैग्नेटिक भी लिखा हुआ है। पैरामैग्नेटिक अभी ज्योमेट्री तो नहीं हुआ, ये तो जनरली मैग्नेटिक नेचर हो गया। अभी COF6 को मैं पूरा सॉल्व करा देता हूँ कि यार एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है। तो इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन है वो +3 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आर्गन 3d6 आएगा। जनरली 3d7 होता है बट एक कट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाहर क्योंकि 3+ दिया हुआ है, तो S में से 2 जाएंगे, D में से 1 जाएगा। 3d6 और D को स्प्लिट कर दो तो D को स्प्लिट करने पे कुछ ऐसा मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। अब ये पता है कि ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। अभी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये 4s है, ये 4p है। अभी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पर 3d6 दिया हुआ है। आप अपना दिमाग चलाओ कि 3d6 और F जो है ना वो क्या है, हाई स्पिन है। अगर ये हाई स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट नहीं होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे से ही लेना है मुझे। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मतलब हम इसको इसको यूज करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6, ये इतना यूज करने वाले हैं। चलेगा? तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलो 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऐसा आएगा जो कि ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। और ये पैरामैग्नेटिक है क्या? हाँ बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है। अच्छा ये शायद लिखा है ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक लिखा है। अच्छा बच्चे ने राइट आंसर लिखने की कोशिश की है। ठीक है, मुझे लगा ए ऑप्शन लिखा है, तो पैरामैग्नेटिक एंड ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। अच्छा परफेक्ट, तो ये राइट आंसर है, बच्चे ने लिखने की ये कोशिश की, तो परफेक्ट है बच्चा ये। क्योंकि पैरामैग्नेटिक इसलिए बिकॉज ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये करेक्ट आंसर ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच हैविंग लोवेस्ट पीके वैल्यू। देखो लोवेस्ट पीके का मतलब होता है, अपने दिमाग में सेट कर लो, लोवेस्ट पीके वैल्यू का मतलब है हाईएस्ट एसिडिटी। समझे कि नहीं? तो हाईएस्ट एसिडिटी कब होती है? हाईएस्ट एसिडिटी कब होगी? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। मतलब यहाँ पे लिखा है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, डी ऑप्शन दिया नहीं। तो ये 3 ऑप्शन की बात करेंगे तो उसमें ट्राई वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 3 क्लोरो अटैच है जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे पूरा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट मोनोमर ऑफ बेकेलाइट, तो ऑब्वियस है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, इजी कंटेंट है, बी वाला आंसर। नेक्स्ट पूछा है विच पॉलीमर यूज फॉर डेकोरेटिव लैमिनेट्स, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, टेबल से पूछा है क्वेश्चन डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ BCC एटम, बच्चे ने फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है तो ये आपको फॉर्मूला यूज करके लेना है। अब अगर फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा है तो ये दिखाना है, और डेटा हुआ तो डेटा यूज करना है। अल्डिहाइड प्लस फेलिंग सोल्यूशन, देखो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। तो अल्डिहाइड में जब हम फेलिंग सोल्यूशन लेते हैं, फेलिंग सोल्यूशन का मतलब होता है कि Cu2+ और OH लेते हैं, तो इसकी वजह से ना एक ऐसा कंपोनेंट बनता है, अगर आपको याद होगा Q+ ऑक्साइड, जो कि पूरी तरह से रेड PPT में बनता था, याद है? ये इसी की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा रेड, और कंपोनेंट इसके अंदर कार्बोक्सिलेट और ये सब बनते थे, बट रेड आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन पर आयोडिक एसिड, जैसे कि हम बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक क्या था हमारा? HClO3, HClO4, ये पर क्लोरिक एसिड था। वैसे ही HiO4 हो जाएगा, तो चेंजेस थोड़ी कुछ होने वाला है। आई का आंसर वही +7 ही रहेगा। सेम लॉजिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? कैसे सॉल्व किया सर? 4 दूनी 8, देखो H कितना है +1, ये I -8 इक्वल टू 0, I -7 इक्वल टू 0, I इक्वल टू +7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ ओजोन। ओजोन का तो भाई मेरे मैराथन में भी बोला था मैंने, करके जाओ। ठीक है, 128 पिकोमीटर एंड 117 डिग्री। ये आपका बॉन्ड लेंथ होगा, ये बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, बच्चे ने यहाँ पे लिखा बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, तो भाई मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ कि बॉन्ड लेंथ जो है ना वो 128 होता है, गड़बड़ मत करना। बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है, और बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 117 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट नियोपेंटेन आयुपैक नेम, नियोपेंटेन कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। सबके वैलेंसी पूरा कर लो, ये नियोपेंटेन है। तो अगर इसका आयुपैक बताना है तो आपको लगातार कितने कार्बन है, 3, और 2,2 पे क्या है, डाइमिथाइल है, तो नाम आएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका आयुपैक नेम आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट बोला है लिंकेज आइसोमर के ऊपर क्वेश्चन आए थे। लिंकेज आइसोमर का मतलब है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिंकेज से रिलेटेड चीजें आएंगी। मतलब कि कोई मेटल से एससीएन अटैच है, एससीएन अटैच है, वो एम्बीडेंडेट वाला हिसाब किताब है, और उसी से एनसीएस अटैच है, या फिर NO2 वाला भी हो सकता है कि M से NO2 अटैच है और M से ONO अटैच है। ठीक है, लिंकेज आइसोमर में ऐसा कुछ एग्जांपल होंगे। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो क्या ऑप्शन है, देखो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड अलग चीज है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये है, इसमें हम सोडियम मिलाते हैं, फिर से आप ये चीज फिर से मिला दो, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये चीज फिर से मिला दो, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा बाहर चला गया, जो अब दिख रहा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिख रहा है सर हमको, CH3 CH, इसके नीचे CH3, फिर CH, फिर ये बन जाएगा 2NaBr जो है कि यहाँ पे बाहर चला गया। तो ऐसे केसेस में क्या बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ये लगातार क्या हो गया बच्चा, 4 कार्बन 2,3 पे डाइमिथाइल, तो ये राइट आंसर होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट मिलेगा। चूज सेकेंडरी अलाइलिक, अलाइलिक अलाइलिक हलाइड है कि अल्कोहल है पता नहीं, बट अलाइलिक वर्ड आया है तो आप अपने दिमाग में सेट करके चलो, ऐसा कुछ तो अटैचमेंट होगा अगर हलाइड के बारे में रहेगा तो। ठीक है, फाइंड मोलालिटी, मतलब ये डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M वाला हिसाब किताब है, M इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF होगा। अगर दिया है तो अच्छी बात है, डेल्टा TF दिया है क्या, फाइंड मोलालिटी इफ TF इक्वल टू दिस मच, डेल्टा TF नहीं होगा, KF होगा यहाँ पे शायद, हाँ KF होगा। डेल्टा TF आपको 0.3 दिया है और ये 1.2 दिया है, तो इसको क्या करो, इंटू 10 करो, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, मतलब 0.25 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट KClO3 चा मास हा महा मैराथन मतलब होता, अच्छा मतलब KClO3 वाला क्वेश्चन मैंने लिया था ना, तो ये चैप्टर नंबर 1 से आया होगा कि इसको तोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ अनिल 6.2 डेसीमीटर वॉल्यूम कुछ दिया था, ठीक है। अभी वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन कैसा आया होगा, इसके ऊपर पूछा था कि इसके ऊपर पूछा था, बट एक पैटर्न याद रखो कि अगर आपको पूछेंगे कि समझो पूछ रहे कि भाई O2 का वॉल्यूम कितना निकलेगा अगर हम 1 मोल इसका यूज करते हैं, अभी फिलहाल ये 2 मोल पे, इस बात का ध्यान देना, अभी फिलहाल 2 मोल जब मैं KClO3 लेता हूँ तब मुझे 3 इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मिल रहा है, समझे कि नहीं। तो इसके बेस पर बच्चा फिर डिसाइड करना अपना जो फॉर्मेशन रहेगा कि 6.23 डेसीमीटर क्यूब अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो कितना मोल ये होगा या कितना मास ये होगा, ऐसा सॉल्व करना, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन सा कंटेंट पूछ रहे, बट एक रफली लेके चलो ऐसा कुछ तो रहेगा। फाइंड वेव नंबर, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि वेव नंबर का एक फॉर्मूला निकलता था, अगर आपको याद होगा कि भाई RH 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, याद है। अब ये RH का एक वैल्यू भी होता था 109677, कुछ याद आ रहा है, और N1 N2 करते थे यहाँ पर, तो N1 है यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर 4 का स्क्वायर दिया, तो इसको सॉल्व कर दो तो 10 ये इस तरह से 1/4 माइनस 1/16, फिर 109677। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये सम आएंगे, लेकिन इन सम को देख के आपको याद हो गया कि अरे यार ये मुझे करना बाकी है, ये मैंने अभी तक किया नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि यार ये सब भी करके जाता हूँ मैं, ठीक है। तो शिफ्ट एनालिसिस का मेन यही होता है कि हमको यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो 12/64 कर दो, इसको सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, ये पैटर्न इस बात का ध्यान देना। अगर सिर्फ लैम्डा के ऊपर होता वेव नंबर तो इसका एक और तरीका है कि भाई वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, ये भी ऑप्शन होता है अगर आपके पास सिर्फ लैम्डा वैल्यू दिया हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट फ्रॉम गैब्रियल फैटली अमाइड रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप गैब्रियल फैटली अमाइड की बात करते हो तो इसमें अगर मैं रिएक्शन को देखूं कुछ इस तरह से, गैब्रियल फैटली अमाइड का रिएक्शन था जहाँ पर हम बात करते थे कुछ इस तरह से, और इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सर इसमें एरोमेटिक का अमाइन नहीं बनता था, यहाँ से H2O बाहर जाएगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा कुछ पोटेशियम सॉल्ट करके इस तरह से, ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट वाला हिसाब किताब।
इसमें फिर हम RX मिलाते थे, KX बाहर जाएगा, अल्काइल वाला पैटर्न बन जाता था कुछ इस तरह से। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NK, NR, फिर इसमें हम मिलाते थे NaOH, याद है 2 बार, तो आंसर बनता था RnH2। ये इसका राइट आंसर था, लेकिन पूछा है कि भाई क्या नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका एक जो प्रोबेबल जो आंसर हो सकता है, अभी ऑप्शन नहीं है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो अमाइन बनता है वो एलिफेटिक बनता है, और जबकि कंपोनेंट एरोमेटिक जैसा दिख रहा है, तो भाई एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है, इस बात का ध्यान देना। एरोमेटिक अमाइन जो है इस मेथड से पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता है, इसको जरा देखना आप लोग। ग्रीन सॉल्वेंट, तो ग्रीन सॉल्वेंट में H2O है, उसके बाद सुपर क्रिटिकल CO2 जो होता है कि सुपर क्रिटिकल CO2 ऑप्शन में आ सकता है, तो ये भी आपको 2 ऑप्शन में से कोई एक रहेगा। एनिसोल का आयुपैक ने मिथॉक्सी बेंजीन आप लिख दो, ये इस तरह से, इसको एनिसोल बोलते हैं, ये हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया बेंजीन, तो नाम आ जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेट डोनर एटम ऑप्शन बात पूछा है, तो अगर सिर्फ पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेट की बात करेंगे इस तरह से, और 3 बार दिया है, तो ये एक जो बंदा होता है वो 2 डोनर एटम दिखाता है, ऐसे 3 लोग हैं तो 6 डोनर एटम करेक्ट आंसर आएंगे। हालांकि कोई कंपाउंड के अंदर होगा ये, बट डायरेक्टली पूछा गया तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर दो 3 इंटू 2 किया तो 6 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से Al2O3 का रिएक्शन आया था, और उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला के बी प्रोडक्ट पूछा था। अब ये एग्जैक्टली एक चेन रिएक्शन रहा होगा, तो अभी ये क्या है वो मालूम नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि अगर आपको अल्कोहल में Al2O3 मिलाया है तो याद रखना कि वो अल्कीन बनेगा। अब इन्होंने अल्कीन में क्या मिलाया और क्या पूछ रहे वो पता नहीं, बट इतना है कि भाई जो भी कुछ रहेगा सिंपल रिएक्शन रहेंगे। बी के अंदर आपको HBr मिलाएंगे, अल्कीन के अंदर HBr मिलाएंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, मार्किनोव रूल फॉलो होगा या विदाउट मार्किनोव होगा, डिपेंड कर रहा है कौन सा क्वेश्चन लिया होगा, बट एक आइडिया मिल गया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि बच्चा ये पूरा शिफ्ट एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये PCB का शिफ्ट एनालिसिस है, इसमें जैसे जैसे बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं, जितना भेज रहे हैं, जैसे मिल रहा है आगे पीछे, जब भी लग रहा है मुझे कि हाँ यार एक सफिशिएंट क्वेश्चन हो गया है, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट एनालिसिस ले रहा हूँ। एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर टोटल 47 स्लाइड है, इसमें से अगर मैं एक स्लाइड ब्लैंक समझ चली गई और लास्ट के 2 स्लाइड में, मतलब लगभग 40-45 क्वेश्चन तो आराम से आपको मिल ही रहे हैं, 44 से 43 क्वेश्चन पकड़ लो 43 तक, तो भाई 40-45 क्वेश्चन भी डिस्कस करना जो रिसेंट ईयर के 2025 के क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। आपको यहाँ पर शिफ्ट एनालिसिस ये बता रहा है कि भाई इस लेवल का क्वेश्चन जो है कि PCB के लिए आ रहे हैं, PCB का लेवल हमेशा याद रखना कि लगभग सेम ही होता है। अगर किसी शिफ्ट में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, मुझे सुनने में आया था कि 11 की शिफ्ट डिफिकल्टी, इसमें 11 के काफ़ी क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे, शायद जो बच्चों ने भेजे थे सर ये 11 का है, तो कुछ क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे, बट शायद पूरी क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो नहीं दिख रही थी मुझे, और अगर मुझे मिल जाएगी पूरे क्वेश्चन की लिस्ट तो मैं उसका भी आंसर निकाल के PDF बना के डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो भाई आपको एक आइडिया मिल गया कि सर शिफ्ट कैसे आ रही है, पेपर कैसा आ रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आ रहा है। बस ये ध्यान देना है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मत सोच के चलना चलो ये शिफ्ट एनालिसिस कर ले तो बस हो गया, नहीं। आपका फ्लो ऐसा होना चाहिए कि पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, पूरा फ्लो करना है। इसको देख के ये अंदाजा लग रहा है कि यार चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये चीज को भी पढ़ के लेना है, ठीक है। और PCB का शिफ्ट नियर अबाउट सेम होता है। अगर किसी की शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आ गई, अरे डरना मत यार, कभी कभी होता है कि एकदम तुर्रम खान वाला शिफ्ट आ गया, आप बोलेंगे अरे सर ये तो एकदम अलग ही शिफ्ट हमारे केसेस में आ गया, डिफिकल्ट आ गया, डरना मत, खुशियां मनाना, क्योंकि उसमें परसेंटाइल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो बच्चा थोड़ा भी ठीक ठाक कर लिया ना, तो ये समझ लो कि उसके परसेंटाइल एकदम छप्पर फाड़ के मिलेंगे उसको, ठीक है। इजी वाले में क्या होता है, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाता है, मार्क्स ज्यादा आ रहे फिर भी परसेंटाइल नहीं बन रहे, बट डिफिकल्ट वाले में उल्टा हो जाता है। तो आप सोचो कि अगर मीडियम एवरेज अब एवरेज पेपर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बाकी लोगों का खराब गया बट आपका अगर ओके भी गया है तो आप समझो कि बवाल मचा दोगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से लेक्चर में, तब तक के लिए अगेन जय हिंद जय हिंद जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।